हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 12th का टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन किस प्रकार अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस का मीन्स अपने आप को इस तरीके से वो मैनिपुलेट करता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जीन बना सके, या ऐसे जीन जो अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने आप को एक्टिव रखते हैं और वही जीन प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे जीन को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव जीन, मतलब कि जो अपनी सूचनाओं को या अपने संदेशों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो डीएनए है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी डीएनए होता है उसके अंदर बहुत से जीन ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिनके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हो सकता है, मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव जीन। जीन एक्सप्रेशन करने के लिए उसका रेगुलेशन, उसका नियमन, मतलब कि उसका नियंत्रण क्यों ज़रूरी है। अब होता क्या है, हमारी सेल के अंदर डिफरेंट टाइम के ऊपर, अलग अलग समय के ऊपर हमें अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। यदि वो पूरी मशीनरी उन एंजाइम्स को लगातार बनाती रहे, या आपने ये कहें कि जो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है तो उनको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये डीएनए कंट्रोल करता है कि किस प्रकार कोई जीन जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा और पर्टिकुलर एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा। यदि सेल के अंदर पहले से एंजाइम प्रेजेंट है तो डीएनए के पास नेगेटिव फीडबैक आता है कि एंजाइम प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने वाले जीन को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस मत होने देना। तो डीएनए उनको ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता और सेल को लगता है, या सेल के अंदर यदि कोई एंजाइम की एब्सेंट हो जाती है या उस एंजाइम की जब ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर या पदार्थ के ऊपर रिएक्ट करने के लिए उसे आना होता है, तो उस एंजाइम की फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो डीएनए के पास वो पॉजिटिव फीडबैक जाती है कि इस पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने के लिए बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस एंजाइम की हमारी सेल के अंदर एक सबस्ट्रेट एंटर कर गया है, उसको उसके ऊपर रिएक्ट करना है। तो इसलिए इन सब का नियमन जरूरी है, क्योंकि सारी मशीनरी यदि एंजाइम्स की फॉर्मेशन में लगी रहेगी तो सेल की एनर्जी वेस्ट होगी, और सेल की एनर्जी वेस्ट होगी तो वो फिर पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल जो सेल एक्वायर करता है किसी न किसी तरीके से, तो वो सब वेस्टेज जाएंगे। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो वो बनाने को सेल है वो कभी भी नहीं बनाएगी। तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन, मतलब कि जीन ही अपने आप को कंट्रोल करता है या उनको नियमित करने का भी एक फैक्टर काम करता है, उसे बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। पर्टिकुलर एंजाइम की फॉर्मेशन करनी है या नहीं करनी, ये सब उस डीएनए के द्वारा ही नियंत्रित होता है। डीएनए चाहेगा तो वो जीन एक्सप्रेस होगा, यदि डीएनए नहीं चाहेगा तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है या किस प्रकार कंट्रोल होता है, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हम ये प्रोसीजर दोनों पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। दोनों में डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। हम यदि इस डायग्राम को देखें तो जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि जो जीन एक्सप्रेस होता है, या आपने कहें कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, वो पहले ट्रांसक्रिप्ट होगा और ट्रांसलेट होगा, जिसके द्वारा प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब जीन फुली एक्सप्रेस हो गया, उसने अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे न्यूक्लियोइड है, और न्यूक्लियोइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, मतलब कि वहाँ पर कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक की तरह नहीं होती है, मतलब कि वो उनको सेपरेट नहीं करती। अब होता क्या है, यदि वहाँ पर कोई गलत जीन ट्रांसक्रिप्ट हो गया या ट्रांसक्रिप्शन गलत तरीके से हो गया तो वहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोटीन की बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पर दोबारा गलती को सुधारने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि डीएनए
सही रूप से जीन को ट्रांसक्रिप्ट करे, और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब आरएनए की फॉर्मेशन, और यहाँ हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे हम एमआरएनए की फॉर्मेशन, क्योंकि जो कुछ काम करना है वो एमआरएनए के बेस पे होता है। बाकी टीआरएनए आरआरएनए जो होते हैं एमआरएनए के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये न्यूक्लियोइड है, मतलब कि डीएनए है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्र कहा बोलते हैं हिंदी में इसको। लेकिन अब ये क्या हो करेगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के साथ साथ ट्रांसलेशन प्रोसेस भी पैरेलल चलता रहता है। एक तरफ ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए बनता चला जाएगा और उसके साथ साथ दूसरे स्थान पर जो मशीनरी है साइटोप्लाज्म की, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, वो क्या करते हैं, साथ साथ ही अमीनो एसिड्स को लाते रहते हैं और वहाँ पर ट्रांसलेशन करते रहते हैं। तो दोनों प्रोसीजर एक साथ चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी होता रहता है और ट्रांसलेशन भी साथ साथ होता रहता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो गलती की गुंजाइश है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यदि हो गई तो पूरी गलत प्रोटीन बनेगी, वहाँ पे दोबारा सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। इसके कंपैरिजन में हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट रखती है, जिसके कारण जो भी जीन एक्सप्रेस होने के लिए तैयार होगा, जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, वो एमआरएनए की फॉर्मेशन में पहले न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, वो फिर हेट्रोजेनस एमआरएनए बनेगा जिसको फिर प्रोसेस किया जाएगा, उसकी स्प्लाइसिंग की जाएगी, स्प्लाइसिंग करने के बाद में उसको कैपिंग और टेलिंग कराकर और फिर उसको साइटोप्लाज्म भेजा जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी क्या होता है, कुछ प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेशन से पहले भी कुछ प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं, तब कहीं जाकर एमआरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और फिर प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो यूकैरियोटिक के अंदर कुछ ज़्यादा मात्रा में ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है जीन एक्सप्रेशन का, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से अपने आप को जीन एक्सप्रेस कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसीजर दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये दोनों ही तरीके से, मतलब ये है कि दोनों ही तरीके से क्या करते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब वापस इधर आते हैं, जीन एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको पहले बताया कि किस प्रकार डीएनए को आवश्यकता के अनुसार एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो वो फिर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है, और इसी को हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेस। डीएनए के ऊपर बहुत से फैक्टर या बहुत से जीन पाए जाते हैं जो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं या उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं जो जीन का एक सीक्वेंस पाया जाता है। उन जीन के सीक्वेंस को यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। एनसीईआरटी के अंदर बुक जो है उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसको हम समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो है किस प्रकार रेगुलेट होता है, किस प्रकार वो अपने आप को मैनिपुलेट करता है या उसका कंट्रोल किस प्रकार से होता है। तो यहाँ मैंने एक बताया है आई जीन। आई जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटर जीन, और इसी का ही दूसरा नाम होता है इनहिबिटरी जीन। इसको आई जीन बोलते हैं। क्या काम करता है हम देखते हैं अभी। दूसरा है प्रमोटर। ये नाम से स्पष्ट है, हम प्रमोटर के बारे में समझ चुके हैं। प्रमोटर वो पार्ट होता है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के साथ बाइंड होता है और वहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर को चालू करता है या वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ऑपरेटर जीन, ये नई चीज़ आ गई, इसको भी हम समझेंगे क्या करता है। फिर आगे है ये स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट हैं। स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट हैं, ये आगे 4 भी हो सकते हैं, आगे 5 भी हो सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन का। इस्चीरिया कोलाई के अंदर, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन पाए जाते हैं, मतलब कि सिस्ट्रोन जो होते हैं, सिस्ट्रोन कौन से होंगे, स्ट्रक्चरल जीन होंगे। ऐसे जीन जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प के लिए तैयार करते हैं या जो एमआरएनए का निर्माण करते हैं, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रोन। इसका मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के उसके पास क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, वो एमआरएनए के द्वारा
डिफरेंट एंजाइम की निर्माण करेगा। मतलब कि पॉलीसिस्टोनिक का मतलब ये होता है पूरी यूनिट जो होती है वो एक के पीछे एक जीन का एक क्रम होता है और एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा वो डिफरेंट एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर मैंने 3 एंजाइम बनाए, इसका मतलब एमआरएनए ये क्या करेगा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इन पे रिएक्ट करेगा तो एक साथ 3 एंजाइम जो होंगे वो सेल के अंदर बन जाएंगे या 3 तरह की प्रोटीन जो सेल के अंदर बन जाएगी। ऐसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक यूनिट। एक ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक से अधिक एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है, जबकि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, मोनोसिस्टोनिक होते हैं, जहाँ पर एक एमआरएनए केवल एक ही पॉलीमरेज होगा, एक ही टाइप का एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा, उसे हम मोनोसिस्टोनिक यूनिट कहते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक में। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक हम थोड़ा पहले समझ चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन समझ रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन दिए, इसका मतलब तीनों स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर एक आरएनए पॉलीमरेज रिएक्ट करेगा और उससे क्या होगी, एंजाइम फर्स्ट, एंजाइम सेकंड और एंजाइम थर्ड। मतलब कि 3 डिफरेंट एंजाइम की या 3 डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और इन तीनों की फॉर्मेशन कौन करेगा, एक ही आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेगा, इन तीनों प्रकार के एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं और एक जीन दूसरे जीन के साथ जुड़ा होता है। एक से अधिक उसमें सीक्वेंस पाए जो सिस्ट्रॉन होते हैं, एक से अधिक सिस्ट्रॉन पाए जाने को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये जो जीन होते हैं ये अपने आप को इस प्रकार इसी सीक्वेंस में लगे होते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी या इनहिबिटरी जीन होगा, दूसरा प्रमोटर जीन होगा, थर्ड ऑपरेटर जीन होगा और आगे स्ट्रक्चरल जीन होंगे। इस तरह से अनेक जीनों के सीक्वेंस जो होते हैं वो अलग अलग ब्लॉक के ऊपर, डीएनए के ऊपर, अलग अलग खंड के ऊपर, अलग अलग जो न्यूक्लियोटाइड ग्रुप होते हैं वो अलग अलग उसके ब्लॉक्स पाए जाते हैं। सीक्वेंस में नहीं होते, लगातार नहीं होते, वो जगह जगह पर जहाँ भी जीन को एक्सप्रेस करना होता है, जो एक्सप्रेसिव जीन होते हैं वहाँ पर ये पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि कोई जीन अपने आप को अपनी मर्जी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस पूरे ग्रुप के द्वारा या इस पूरे मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनहिबिटरी, इसको रेगुलेटर जीन भी बोलते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। अब होता क्या है, जीन एक्सप्रेस कैसे होता है, मान लो कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर मान लो हमें कोई एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट एक को हमने क्या करना है, इसके ऊपर रिएक्शन करनी है, इसके ऊपर हमने क्या करने हैं, एंजाइम रिएक्ट करना है, जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। अब कोई भी सेल के अंदर जब कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है और सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे एंजाइम को वहाँ पर रिएक्शन करना होगा, और रिएक्शन करना होगा तो एंजाइम के द्वारा ही वो सबस्ट्रेट किस में बदलेगा, प्रोडक्ट्स के अंदर बदलेगा। ये बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। अब होता क्या है, यदि सबस्ट्रेट सेल में नहीं है, मतलब कि उस सबस्ट्रेट को वहाँ से हटा दिया, सेल के अंदर सबस्ट्रेट भेजा ही नहीं, तो हमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होगी। एंजाइम की आवश्यकता नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी तरीके से हमारे काम नहीं करेगी या ये बंद रहेगी, ये टर्न ऑफ रहेगा। ये स्ट्रक्चरल यूनिट सिस्टोन क्या रहेगी, हमेशा टर्न ऑफ रहेगी। किस कंडीशन में, जब सेल में सबस्ट्रेट नहीं है। जैसे ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो जाएगा, जैसे ही सबस्ट्रेट क्या पदार्थ प्रेजेंट होगा, उसको प्रोडक्ट में बदलना है, तो प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसके ऊपर क्या करने पड़ेगा, एंजाइम बनाने पड़ेंगे, तो जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो इस पूरी यूनिट को हमें ऑन करना पड़ेगा। तो जो जीन होते हैं वो या तो टर्न ऑफ होंगे या टर्न ऑन होंगे। टर्न ऑफ किस कंडीशन में होंगे, जब सेल को एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं है, और टर्न ऑन कब होंगे, जब सेल को एंजाइम की आवश्यकता
होती है तो सब जो कंट्रोल है वो इन्हीं 4 फैक्टर्स के द्वारा होता है, जिसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं या इनहिबिटरी जीन बोलते हैं, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। तीनों कंबाइंड होकर काम करते हैं और तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जो रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन है, दोनों नाम है इसके, रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन। रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन क्या करता है, पूरी जो यूनिट है जीन एक्सप्रेशन की उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे कंट्रोल करता है ये समझते हैं हम। रेगुलेटरी जीन क्या होती है, उसका खुद का एक क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, खुद की अपनी एक ये माने की फैक्ट्री होती है, वो अपनी तरफ से कुछ प्रोटीन की फॉर्मेशन करता रहता है। लेकिन वो किसके लिए कंट्रोल करता है? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। किसी सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। कौन सी प्रोटीन फॉर्मेशन करता है? वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है रिप्रेशर प्रोटीन। रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन ने क्या किया, एक रिप्रेशर mRNA बनाया। रिप्रेशर मीन्स उसे रोकना, संदमित करना या उसे किसी तरीके से रोके रखना। रेगुलेटरी जीन क्या करता है, ये किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, जब सेल के अंदर सबस्ट्रेट नहीं है। सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, तो उसे जो पूरी जो जीन का एक्सप्रेशन करने वाला जो पूरा स्लॉट है, जो ब्लॉक है, उसे हमने रोकना है। रोकने के लिए क्या करता है, ये रेगुलेटरी जीन एक रिप्रेशर mRNA बनाता है अपनी तरफ से। वो mRNA क्या करेगा, एक रिप्रेशर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। वो इस प्रोटीन की शेप होगी, हम स्ट्रक्चर समझाने के लिए बना दिया, बुक में ये स्ट्रक्चर दे रखा है तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जो रिप्रेशन प्रोटीन बन जाएगी तो ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ी रहती है। इस रिप्रेशर जीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कि वो किससे जुड़ेगी, ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ेगी। अब रिप्रेशर जब तक ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ी हुई है, प्रमोटर जीन जो होगा वो किसी भी तरीके से स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को एंट्री मिलती है प्रमोटर से, और प्रमोटर से होता हुआ स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर क्या करता है, फिर वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है। लेकिन बीच में कौन जुड़ गया, रिप्रेशर जुड़ गया। तो प्रमोटर जीन में से आरएनए पॉलीमरेज किसी भी तरीके से स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं कर पाता है। जो भी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जुड़ेगा वो इस रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, वहाँ पर कोल्ड कंडीशन में यहाँ पर बाइंड होकर वहाँ रुक जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, नेगेटिव कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म। इस कंडीशन में कभी भी सिस्ट्रोन यूनिट एक्टिव नहीं होगी, और सिस्ट्रोन यूनिट एक्टिव नहीं होगी तो एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी, एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी तो पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि सेल के अंदर सबस्ट्रेट है ही नहीं। सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। तो वो रेगुलेटर जीन क्या करता है, रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेशर एमआरएनए रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो क्या करता है, फिर ऑपरेटर जीन को बाइंड कर लेता है। ऑपरेटर जीन क्या करता है, प्रमोटर में से स्ट्रक्चरल जीन को प्रमोटर में से आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचने में मदद करता है। वो मदद बंद हो जाएगी तो सिस्ट्रोन यूनिट इनएक्टिव रहेगी, और सिस्ट्रोन यूनिट इनएक्टिव रहेगी तो उससे संबंधित एंजाइम जो होंगे वो किसी भी तरीके से काम नहीं करेंगे। अब होता क्या है, अब ये एक्टिव कब होता है, एक्टिव कब होगा, जब सेल के अंदर क्या आ जाएगा, सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब कि सेल के अंदर हमने क्या डाल दिया, सबस्ट्रेट आधारीय पदार्थ, जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्शन करनी है, या सेल को उसे तोड़कर कैटाबोलिक रिएक्शन के द्वारा उसके द्वारा सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बनाने हैं और प्रोडक्ट को सेल ने यूटिलाइज करना है। अब सेल के अंदर क्या आ गया, कुछ सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो गए। तब क्या होता है, सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट हो जाते हैं तो रेगुलेटर जीन अपना काम कर रहा है, रेगुलेटर जीन अपना काम करता रहता है, वो क्या बनाएगा, लगातार रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट हुआ, सबस्ट्रेट सेल में उपस्थित होते ही इसके द्वारा क्या करेगा, ये एमआरएनए जो बना रेगुलेटर जीन के द्वारा, जिसने क्या बनाई, रिप्रेशर प्रोटीन बनाई। इस रिप्रेशर प्रोटीन में से जो मॉलिक्यूल होते हैं सबस्ट्रेट के, कुछ मॉलिक्यूल इस रिप्रेशर को बाइंड कर लेते हैं, मतलब कि वो ऑपरेटर जीन के साथ उससे जुड़ने से रोक देते हैं।
अब ऑपरेटर जीन के जुड़ने से रुकने के कारण क्या होता है, ऑपरेटर जीन फ्री हो जाता है। अब उसका काम क्या हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि उससे पहले क्या था, रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ रही थी, जिसके कारण जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पॉलीमरेज जो था वो किसी भी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो पहले से ही ऑपरेटर जीन के रिप्रेशर प्रोटीन के साथ क्या हो रहा था, अपने आप को बाइंड करके वहीं पर ब्लॉक कर रहा था। अब कंडीशन क्या हुई, जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आया, उस सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं इंड्यूसर। इंड्यूसर मीन्स उत्तेजित करने वाला, या इसको बोलते हैं डी रिप्रेशर। डी रिप्रेशर मीन्स रिप्रेशर को कम करने वाला। जो रिप्रेशर था, जो संदमित था, जो धीमा करने वाला जो प्रोटीन थी, उसको डी रिप्रेस करने के लिए हमने क्या डाल दिया, सेल के अंदर कुछ सबस्ट्रेट, कुछ मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के डाल दिए। तो जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के डाले, तो सबस्ट्रेट पूरी तरीके से क्या करता है, कुछ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन इंड्यूसर जो रिप्रेशर है उसे क्या कर लेते हैं, उसे वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं इंड्यूसर। सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल रिप्रेशर प्रोटीन को बाइंड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डी रिप्रेशर, मतलब कि उन्हें वो बंद कर देता है, रिप्रेशर के काम को बंद कर देता है। और जो एमआरएनए ने रिप्रेशर प्रोटीन बनाई, उस रिप्रेशर प्रोटीन को क्या कर लेता है, वो इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बना देता है। इंड्यूसर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इंड्यूसर की मदद से रिप्रेशर प्रोटीन को बाइंड कर लेता है। अब रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो बाइंड होगी, इसका मतलब वो किसके साथ नहीं जुड़ेगी, ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगी। ऑपरेटर के साथ जब रिप्रेशर प्रोटीन नहीं जुड़ेगी तो हमारा रास्ता है वो खुल गया। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के थ्रू एंटर करता है और वो फिर क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के सिस्टोनिक यूनिट तक पहुंच जाएगा। और स्ट्रक्चरल जीन के सिस्टोनिक यूनिट तक पहुंचते ही वो क्या बना लेगा, डिफरेंट इंजाइम्स की फॉर्मेशन करता है। पॉलीसिस्टोनिक है, एक पॉलीमरेज डिफरेंट इंजाइम की फॉर्मेशन एक साथ कर लेता है, पॉलीसिस्टोनिक यूनिट होती है। तो इस तरह से ये इंजाइम जैसे ही बन गया, वो क्या कर देगा, फिर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देगा जो सेल को आवश्यकता होती है। ये था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। उसकी प्रत्येक लाइन को आप रीड करो और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको समझो, तो बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। एनसीईआरटी ने एक सिंगल जीन एक्सप्रेशन का मॉडल आपकी बुक में दिया, लैक ऑपरेन, तो उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस प्रकार से होता है, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।